अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास पेपर को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूईटी के अंदर पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द ट्रुथ टेबल हैज शोन इन द फिगर बिलो ए बी आउटपुट। और आपको पता लगाना है कि नॉर गेट है, एंड गेट है, जॉर गेट है या फिर और गेट है। देखो ये सवाल जो है आपसे लिया गया लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट के आपके पास जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मारते हैं रट्टा। और बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ लॉजिक गेट के रिगार्डिंग, जो आपको जिंदगी भर कभी भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, सुनो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो आपके पास कहला रहा होता है एंड गेट। ठीक है, देखो एंड गेट आप याद कर सकते हो कि एंड गेट जो है वो बेसिकली आपके पास मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। एंड गेट जो है वो बेसिकली आपके पास मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। और एक आपके पास होता है और गेट। और गेट जो है वो बेसिकली आपके पास एडिशन का काम करता है। ठीक है, अब हम पहले इन दो के ऊपर चेक करते हैं कि क्या इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका है कि नहीं है। अब आओ पहले रो के अंदर आपके पास जो ए की वैल्यू आपको गिवन की हुई है 0। आपके पास जो बी की वैल्यू हुई भी आपको गिवन की हुई है 0। आपको आउटपुट मिल रहा है 0। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एंड गेट यहाँ पे आपके पास वो भी हो रहा है क्योंकि आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। ठीक है, अब आओ दूसरे रो के अंदर आपके पास जो ए है, ठीक है, वो आपके पास 0 है। आपके पास जो पी है वो 1 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 1 से आपके पास क्या होगा 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो 0 होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही। और ये आपके पास जो है वो एंड गेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग और गेट की तरफ चलते हैं। देखो और गेट जो होता है वो बेसिकली आपके पास जो है वो एक अगर आप कह सकते हो कि एडिशन का काम करता है। ठीक है, अब और गेट के अंदर आपके पास जो है वो सिनेरियो ये है कि आपके पास देखो ए 0 है, आपके पास बी 0 है। ठीक है, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये कि 0 प्लस 0 आपके पास कितना बनता है 0 बनता है। ओके, अब आओ दूसरे रो के अंदर आपके पास ए 0 है, आपके पास बी 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0 प्लस 1 आपके पास कितना बनेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट है वो कितना है, आपके पास आउटपुट 1 है। ठीक है, अब वो तीसरी रो के अंदर आपके पास जो है वो ए 1 है, आपके पास बी 0 है। तो 1 प्लस 0 आपको कितना बनेगा 1 मिलेगा। ठीक है, आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक और गेट आपके पास सेटिस्फाई है। अब और चौथे रो के अंदर आपके पास ए 1 है, आपके पास बी 1 है। ओके, आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है 0। सो आपके पास क्या होगा 1 प्लस 1 आपके पास जो है होना चाहिए था यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 1 आपके पास आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये और गेट भी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास दो और मजीद गेट होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं यूनिवर्सल गेट। वो बेसिकली आपके पास कहला रहे होते हैं नैन गेट। और एक आपके पास कहला रहा होता है नॉर गेट। नैन गेट और नॉर गेट को बेसिकली याद करने का तरीका ये है कि आपके पास जो एंड गेट के आंसर्स हैं, अगर आप उसको अपोजिट कर लोगे तो नैन गेट के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, अपोजिट ऑफ एंड गेट। ठीक है, अब नॉर गेट को याद करने का बेसिकली आपके पास तरीका ये कि नॉर गेट आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास जो और गेट के आंसर्स हैं, अगर आप उसको उल्टा कर लोगे तो आपके पास जो है वो नॉर गेट के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, और गेट के आंसर को उल्टा करना आपके पास नॉर गेट का आंसर बन जाएगा, अपोजिट ऑफ नॉर। ठीक है, अब आपके पास जो मजीद है वो दो और गेट्स होते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं एक्सॉर, और एक को हम लोग कह रहे होते हैं एक्स नॉर। ये बेसिकली एक्सॉर और एक्स नॉर जो है ना, ये आपके पास अरिथमेटिक गेट्स कहला रहे होते हैं। अब एक्सॉर बेसिकली याद करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास सेम वैल्यू होगी, अगर आपके पास सेम वैल्यू आएगी तो ये उसकी जगह पे आपको 0 देगा। ठीक है, आपके पास सेम वैल्यू पर आउटपुट आपको क्या देगा 0 देगा। एक्स नॉर को याद करने का तरीका ये है कि आपके पास सेम वैल्यू पर आपको जो आउटपुट देगा, ठीक है, वो क्या देगा, सेम वैल्यू पर आपको जो आउटपुट देगा वो आपको देगा 1। ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका। अब और चेक करते हैं कि यार ये हमारे पास एग्जॉर तो नहीं। एग्जॉर के लिए आपके पास सिनेरियो ये होता है कि अगर आपके पास सेम वैल्यू आ जाए तो आउटपुट आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। देखो आपके पास ए 0 है, आपके पास बी 0 है, आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, अब आओ आपके पास ए 0 है, ठीक है, दूसरी रो के अंदर, लेकिन आपके पास बी 1 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सेम वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास चेंज है और बी की भी वैल्यू आपके पास ए के रिस्पेक्ट से चेंज है। इसका मतलब ये है कि आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए 1। अब यहाँ पे जो आंसर मिला हुआ है वो भी हमें मिला हुआ है 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है।
तीसरी रो की अगर मैं बात करूं तो आपके पास A1 है, आपके पास B0 है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज आपके पास डिफरेंट है। अब जब दोनों की वैल्यूज आपके पास डिफरेंट है तो आउटपुट देखोगे क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है 1। इसका मतलब ये यहाँ तक आपके पास जो एक्सॉर है वो सेटिस्फाई है। अब आओ चौथे पर, आपके पास A1 है, ठीक है, आपके पास B1 है, दोनों आपके पास जो इनपुट्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज आपके पास सेम है, इसका मतलब आउटपुट आपके पास जीरो होना चाहिए। तो आउटपुट आपके पास जीरो है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ये एक्सॉर गेट है, आपके पास जो है ये एक्सॉर गेट है, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये है बेसिकली आपके पास लॉजिक गेट्स, जिनको स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा छोड़ देते हैं। ओके, तो इनको ऐसे हम लोग जो है वो मेमोराइज करते हैं। ओके, और इंशाल्लाह आपको जिंदगी भर कभी भी नहीं, आप नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 2, a wire is placed in between poles of magnet as shown in figure below, in which direction does the force act on the wire? देखो आप ना ये पता लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, आप ये पता लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। अब देखो राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल कहता क्या है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल ये कहता है कि आपके पास जहाँ चार्जेस मूव हो रहे हैं, ठीक है, आप अपना जो थंब है, आप जो है वो अपना थंब चार्जेस की डायरेक्शन की वेलोसिटी में रखोगे, यानी कि जहां चार्ज मूव मूव हो रहे होंगे आप अपना थंब वहां पे रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी। आपका जो फोर फिंगर्स हैं, आपकी जो फोर फिंगर्स हैं वो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे, दैट इज बी। ओके, एंड देन आपका जो पाल्म है, आपका जो पाल्म है, ओके, वो आपको बता रहा होगा फोर्स। अब आपके पास मैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट से जो डायरेक्शन होती है ना, इसमें काफी ज्यादा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं। अब देखो सिनेरियो क्या, सिनेरियो आपके पास ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक रिक्शे के अंदर बैठे हुए हो। अब जब आप एक रिक्शे के अंदर बैठे हुए हो तो आप जो ड्राइवर हैं, ठीक है, या राइडर हैं, आप उनको बोलोगे कि भाई आप जो है वो सीधे हाथ पे ले लें, ठीक है। तो सीधे हाथ पे जाने का मतलब है कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ये साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। अगर आप रिक्शे के अंदर बैठे हुए हो और अगर आप रिक्शे वाले भाई को बोलो कि भाई आप उल्टे हाथ पे ले लें, तो उल्टे हाथ पे जाने का मतलब है कि आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट मतलब वेस्ट। अब अगर आप रिक्शे वाले भाई को बोलो कि भाई आप कहीं पे भी नहीं मुड़ो, आप जो हो वो सीधा जाने दो, तो सीधे जाने का मतलब है कि आप जा रहे हो नॉर्थ, ठीक है। फिर आप रिक्शे वाले भाई को बोलो कि भाई आप जो हो वो पीछे ले लो, तो आप पीछे आने का मतलब है कि आप जा रहे हो साउथ या फिर बैक, ठीक है। अब 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 अगर आप जो हो वो अपनी खिड़की में खड़े हुए हो और अगर आप खिड़की में खड़े होके आसमान की तरफ देख रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप वर्टिकली अपवर्ड हो, ठीक है। और अगर आप नीचे देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप वर्टिकली डाउनवर्ड हो, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, इनटू द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, इसका मेजोरिटी मतलब आपके पास जो है वो इसके अंदर आ रहा होगा, ठीक है। खैर, अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, a wire is placed in between poles of magnet as shown in figure below, in which direction does the force act on the wire? अब देखो आपका जो अपना थंब है, ठीक है, आप रखोगे वो साउथ की डायरेक्शन में, आप रखोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरीके से मैंने कहा था कि रिक्शे वाले भाई आप पीछे ले लो, तो पीछे लेने का मतलब है कि आप जो हो अपनी गर्दन को पीछे देखोगे, आप अपने आप को आप पीछे देखोगे बेसिकली। तो आप जो हो वो अपना थंब पीछे रखोगे, मतलब कि साउथ की डायरेक्शन में रखोगे। और अगर मैं बात करूं तो आप रखोगे आउट ऑफ द स्क्रीन के ऊपर, आप जो रखोगे अपना थंब, ठीक है। एंड देन आप रखोगे अपनी फोर फिंगर्स को ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो लेफ्ट से निकल रही हैं और आपके पास साउथ के अंदर आ रही हैं। तो आपके पास आप जो है वो अपना थंब रखोगे राइट हैंड साइड के ऊपर, या फिर आप जो है वो अपना थंब रखोगे ईस्ट की डायरेक्शन में। तो आपका जो पाल्म होगा, आपका जो पाल्म होगा वो बेसिकली आपके पास आ रहा होगा अपवर्ड, आपका जो पाल्म होगा वो बेसिकली आपके पास आ रहा होगा अपवर्ड। और आप जो हो अगर इसको कॉपी में बनाओगे तो आप इसको लिख भी सकते हो आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज से मुराद है कि आपके पास जो पेज है, आपके पास कोई भी पेज होगा, कोई भी कॉपी का पेज होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप जो हो वो एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है, जिसकी जो डायरेक्शन होगी आपके वर्टिकली अपवर्ड होगी। इसका मतलब ये होता है आउट ऑफ द पेज का, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से डायरेक्शन जो है उसको फाइंड आउट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, the temperature of 1 kg of hydrogen gas is the same as that of 1 kg of helium gas if, देखो आपके पास काफी जमाने पहले एक एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आया था, और एमडी कैट का बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है, आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली आपके पास फंक्शन होता है टेम्परेचर का। आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपके पास फंक्शन होती है टेम्परेचर का। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पास
जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वही आपके पास इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है कि आपके पास 1 किलोग्राम का हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और आपके पास 1 किलोग्राम की हीलियम है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ये कि दोनों का टेम्परेचर सेम, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी भी आपके पास सेम होनी चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर ये आपके पास गलत आंसर है। इसी वजह से, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन गैस के मोल्स होते हैं वो आपके पास हीलियम गैस के मोल्स के बराबर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपके पास होता है के डॉट इक्वल टू 1/2 के टी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उसका मतलब ये है कि दोनों की हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारे पास कैसी होनी चाहिए, वो भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। ओके, दैट्स वाई उसका रीजन। Question number 4. A ray of light is incident on a glass air boundary for which the critical angle is c. If the speed of light in the gas is known to be half of the speed of light in vacuum, the critical angle will be. अब आपके पास जो स्नेल्स लॉ होता है, आपके पास जो स्नेल्स लॉ होता है वो हमें एक चीज बताता है, और वो ये होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 यानी कि n2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2। ठीक है, अब आपको साइन थीटा 2 चाहिए क्योंकि वो आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा 2 आपको जो है वो चाहिए। अब आप जो है वो n2 को नीचे लिए हैं, तो आपके पास बन जाएगा साइन थीटा 2 इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1 अपॉन n2। अब जो है वो आपको यहाँ से चाहिए n2। अब n2 आप लोग जो निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हमारे पास जो असल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, दैट इज सी इन वैक्यूम, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपके पास रेशियो होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का। अब आपके पास जो मीडियम है वो क्या है, आपके पास जो मीडियम है वो है गिलास एयर बाउंड्री। अब जब आपके पास कोई भी जो लाइट है जब वो गिलास एयर की बाउंड्री में जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो हाफ हो रही है। ठीक है, किसके मुकाबले में हाफ हो रही है, जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है उसका हाफ हो रही है गिलास की स्पीड में। ठीक है, तो आपके पास सिनेरियो बन जाएगा c/c/2। ये सी से कट जाएगा और आपके पास जो एन की वैल्यू वो आ रही है 2, यानी कि आपके पास जो n2 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, n2 की आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है 2। ठीक है, अब n1 आपके पास 1 है। ठीक है, अब अगर आपको एंगल के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप जो हो वो उसको निगलेक्ट करके 1 वहां पे लिखते हो। ठीक है, हमेशा ये हमेशा आपके पास रूल है, जनरल रूल है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आपके पास नीचे आ गया आपके पास ये 2। तो साइन थीटा 2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 1/2। अब आपके पास जो साइन थीटा है वो अपनी वैल्यू 1/2 कब देता है, जब आपके पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। जब आपके पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है उस सूरत के अंदर आपके पास जो साइन थीटा है वो अपनी वैल्यू 1/2 देता है, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम अ नैरो स्लिट्स illuminates two parallel slits producing an interference on the screen. The separation between two slits is now double, and the distance between the slits and the screen is reduced to half. The fringe width, देखो fringe width और fringe spacing का हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो होता है that is delta y equals to m lambda l over t। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब जो डेल्टा y है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द सिलिट्स के, और जो डेल्टा y है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द सिलिट्स एंड द स्किन के, जिसको आप लोग कह रहे होते हो एल। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपके पास द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज नॉट डबल, यानी कि आपके पास जो डी की वैल्यू वो कितनी हो रही है, वो डबल हो रही है। जब आपके पास डी की वैल्यू डबल होगी, जब आपके पास डी की वैल्यू डबल होगी तो आपके पास डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल वाई की वैल्यू आपके पास हाफ हो जाएगी। ओके, सो अब and the distance between the slits and the skin is reduced to half। अब आपके पास जो distance between the slits and the skin है वो आपके पास कितना हो रहा है, वो आपके पास हाफ हो रहा है, यानी कि l/2 हो रहा है। तो डेल्टा y भी आपके पास जो होगा वो डेल्टा y/2 हो जाएगा। अब इन दोनों रिलेशंस को आप कर लें कंबाइन, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2t मल्टीप्लाई बाय l/2। ठीक है, अब आपके पास ये बोला 2 से मल्टीप्लाई होगा और आपके पास बन जाएगा डेल्टा वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/4 l/t, यानी कि आपके पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, आपके पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है या फ्रिंज विड्थ है उसके ऊपर वो 1/4 का जो है वो फर्क पड़ेगा, तो दैट इज इट विल बिकम 1/4। Coppers of length L and 2L are stretched by a force F. If the cross-section area of the wire L is A, what is the cross-section area of the wire of length 2L if the extension in the both wires is same? अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास एक वायर है, ठीक है,
उसका आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है आपके पास ए, और उस वक्त आपकी जो लेंथ है वायर की वो है आपके पास एल। अब हमने क्या करा, हमने इस फोर्स इस वायर के ऊपर हमने जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करी, इसकी वजह से इस वायर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास नतीजे में क्या हुआ, नतीजे में हमारे पास ये हुआ कि जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है ये बेसिकली आपके पास हो गया एक्सटेंड। अभी जो वायर है जब ये आपके पास एक्सटेंड हो गया, तो इस वायर की आपके पास जो लेंथ बन गई वो आपके पास बन गई 12। और उस वक्त का क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बताना है कि उस वक्त का क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास कितना होगा। देखो आपके पास सिनेरियो ये है कि आपके पास वायर है ना, ये वायर आपके पास सेम है, यानी कि इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो आपके पास सेम होगी, दैट इज ई इक्वल्स टू ई। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो आपके पास बन जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपके पास जो स्ट्रेस है, ठीक है, इसका खुद का फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। और जो स्ट्रेन है, ठीक है, इसका खुद का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये उसका खुद का फॉर्मूला होता है। ठीक है? अब आपके पास जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू हमने सेपरेट की थी, अब उसको यहाँ पे लिख लो, आपके पास बन जाएगा दैट इज एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ए अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल। अभी आपके पास आ जाएगा एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल नॉट अपॉन डेल्टा ए इक्वल्स टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल नॉट अपॉन डेल्टा। अब आपको कहा जा रहा है कि आपके पास दोनों वायर जो एक्सटेंड हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर लगने वाली फोर्स भी आपके पास सेम है, और इनके ऊपर जो चेंज इन लेंथ है वो भी आपके पास सेम है। ओके, सो आपके पास एफ एफ से कट जाएगा, चेंज इन लेंथ से कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए1 का, इसको मैं नाम कह रहा हूँ ए2 का। तो ये बन जाएगा आपके पास दैट इज एल नॉट अपॉन ए1 इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन ए टू। ओके, अब आपके पास जो ए टू है वो बन जाएगा आपके पास ए टू इक्वल्स टू एल नॉट मल्टीप्लाई बाय ए वन अपॉन एल नॉट। ठीक है, ये आपके पास टू है, दिस एल नॉट टू, दिस इज एल नॉट वन, दिस इज एल नॉट वन। ठीक है, सो एल नॉट टू की वैल्यू आपके पास टू एल है। आपके पास जो ए है, ठीक है, ए वन, उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो वन है। ठीक है, यानी कि आपके पास ए है, और आपके पास एल नॉट वन की भी वैल्यू जो है वो आपके पास एल है या फिर आपके पास वन है। ठीक है, तो आपके पास एल से कट जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो टू ही आएगा, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कितने टाइम आपके पास हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास जो है वो टू ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a person standing on a wing scale in a lift going in a lift going upward with constant velocity. If the weight of the person under the normal circumstances is W, the weight shown by the wing scale in the lift will be. अब आपके पास सिनेरियो ये होता है, ये जो सवाल है आपसे आपका एलिवेटर से लिया गया। एलिवेटर के कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज अनबैलेंस फोर्स इक्वल्स टू W माइनस का T। ये आपके पास जब अप्लाई होगा जब आपके पास जो लिफ्ट है वो आएगी आपके पास डाउनवर्ड। अनबैलेंस फोर्स इक्वल्स टू टी माइनस का डब्ल्यू, ये आपके पास जब अप्लाई होगा जब आपके पास जब आपके पास कोई भी जो लिफ्ट है जब वो जाएगी अपर, ये जब अप्लाई होगा। और लेकिन ये जब अप्लाई होगा जब आपके पास जो लिफ्ट है उसके अंदर जो बंदा बंदा है, ठीक है, या फिर आपके पास जो लिफ्ट है वो आपके पास एक्सीलरेट हो रही है। इधर आपके पास साफ वाज़ेह है कि आपके पास जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब भी लिफ्ट आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक है, तो आपके पास जो एक्सीलरेशन होती है बॉडी की वो होती है जीरो। तो बंदा जो है वो अपना वेट उतना ही महसूस करेगा जितना वो बेसिकली आपके पास करता है, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 8. A simple pendulum with length L is known to oscillate with a period t in seconds. If the length of the pendulum is increasing to 2L and the maximum displacement of the pendulum remains same, the total energy of the system will be. देखो आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी ना, आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो आपके पास कांस्टेंट होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास सम है काइनेटिक एनर्जी का और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो है वो बेसिकली आपके पास होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट इसी वजह से होगी क्योंकि हम लोग जो ऑस्किलेशंस पढ़ रहे होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे होते हैं अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन। और अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन के अंदर बेसिकली आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है, आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस के अंदर आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो आपके पास होता है कांस्टेंट। अब जब एम्पलीट्यूड आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास कोई भी जो हीट है, ठीक है, आपके पास जो एनर्जी है, सॉरी, आपके पास जो एनर्जी है वो हीट में नहीं जा रही है।
आपके पास जो एनर्जी है वो हीट के अंदर नहीं जा रही है, दैट्स वाई आपके पास जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आ रही है, दैट इज रिमेन्स, ये मतलब होता है बेसिकली। Question number 9. A pendulum is oscillating in a simple harmonic motion. Which of the following graphs correctly shows the variation of its acceleration with respect to displacement x from the center of the path? अब आपके पास जो acceleration का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है that is acceleration equals to माइनस का ओमेगा एक्स। या आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है that is acceleration का, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, सॉरी, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं that is acceleration is directly proportional to माइनस का displacement। तो विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके पास जो ग्राफ है एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपके पास इस तरीके से दिखता है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दैट इज एक ये, या आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9. Two stackers of equal mass facing each other and holding hands with arms outstretched are spinning at angular velocity w about vertical axis midway between them. If they move closer so that they halve their separation, the new angular velocities. अब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है आपके पास अर्थ शेयरिंग का। वो भी इस तरीके से आता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो ये चाहता है कि आपके पास कोई भी जो अर्थ है वो छोटी हो गई है, उसका रेडियस छोटा हो गया, आप बताओ कि टाइम पीरियड के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। ओके सुनो, अब आपके पास हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास होता है कंजर्व, यानी कि L1 आपके पास L2 के बराबर होगा, ठीक है। आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है इसका आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज L इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास M1 R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, ठीक है। अब आपके पास ये M1 से कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये हो जाएगा R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1। अब आपके पास जो सेपरेशन है वो हो गई हाफ, दैट इज R1 अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, ठीक है। सो अब ये हो जाएगा R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 इक्वल टू स्क्वायर R1 के ऊपर भी अप्लाई होगा, स्क्वायर 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो बन जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, ठीक है। सो अब आपके पास R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 वहां पे जाएगा, ओमेगा 2 की आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 4 ओमेगा 1। तो ना दिस इज ऑल अबाउट कि वो आपके पास एमसीक्यूज जो कि यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।